आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया टॉपिक जीओसी का पार्ट 2। अभी तक हमने जीओसी का पार्ट 1 पढ़ चुका है, जिसमें हमने मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में सब कुछ जान रखा है। अब हम इस वाले टॉपिक में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या जिसको आप कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है जो मैंने नीट, IIT जेईई और IIT जेईई वाली बनाई है। उस प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखना है। उसमें 3 लेक्चर और मैंने ऐड किए हैं, उन लेक्चर को देखकर ही आपको ये वाला लेक्चर देखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर कुछ भी चीज़ आप छोड़ दोगे और नई चीज़ पढ़ोगे तो मैं पुरानी चीज़ों के साथ कनेक्टिविटी रखूँगा, तो फिर वो अगर वो आपको नहीं आएंगी तो ये भी नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं, तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि आखिरकार इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। सब जानते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो देखो, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ और केमिस्ट्री में मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास केमिस्ट्री में मेनली क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ो, उनमें क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। और रिएक्शंस में आपके पास हर एक रिएक्शंस में 2 ही काम होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला काम होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है बॉन्ड फॉर्म्ड। मतलब दुनिया की कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई होगी, मतलब बॉन्ड टूटी गई होंगी, और बॉन्ड टूटने के बाद वहां पर प्रोडक्ट की तरफ क्या हो रही होंगी, बॉन्ड फॉर्म्ड हो रही होंगी। तो अगर अब मैं आपसे बात करता हूं बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड की एनर्जी रिलीज्ड। तो आपको ये भी अच्छे से पता है कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना हो तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास होती है एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब हमें एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है, ठीक है। और जो बॉन्ड फॉर्म होती है तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड। अब एक्चुअली यही जो कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज, इसी के बेसिस पर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आती है। अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और यदि रिलीज एनर्जी कम होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअली जहाँ पर हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, या आप ऐसे कह सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो सकती हैं। और जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से? बिल्कुल। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है तो इसी बात को मैं आपको एकदम जो सदाबहार एग्जाम्पल है उससे समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, CH4 प्लस CO2। अगर आपसे मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन की बात करता हूँ तो हमेशा किसी का भी जो कंबशन होता है उससे क्या मिलता है, CH4 प्लस O2। कंबशन की बात मैं कर रहा हूँ, और कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना पर्याप्त मात्रा में। ये बात आपको अच्छे से पहले पता होनी चाहिए। जब मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाऊंगा 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगी, CO2 और प्लस H2O। अगर आप इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तब जाके यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और हमारे पास यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये आपको बात सबसे पहले समझनी है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, उन रिएक्शन में पहले क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म होगी। तो इसी को पूरा हम बोलते हैं रिएक्शंस। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर रिएक्शंस की बात हो चुकी है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तो और आगे बढ़ के आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले नोट में। वैसे ये सारी बातें मैं केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत ही बेसिक बातें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए थी, कि हम बोलेंगे किसी भी सिस्टम के लिए हमेशा जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वह हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड से, एनर्जी रिक्वायर्ड से। तो वहां पर हम बोलेंगे सिस्टम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूं,
मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझाया था। बस उसी पोटेंशियल एनर्जी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने सबसे पहले ये बात की कि किसी भी रिएक्शन में क्या बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सर आखिरकार टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं। तो देखो, हमारे पास एक तो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक क्या होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, और एक हमारे पास होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब हमें एक एक करके दोनों ही के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझना है। सबसे पहले हमें समझना है सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में, और फिर हमें समझना है मल्टी स्टेप रिएक्शन के बारे में। दोनों ही के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझने के बाद आपके पास अपने आप क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि सर आप पढ़ा तो रहे हो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट, कुछ भी कह लो आप, लेकिन आप यहाँ पर एक टॉपिक और जोड़ रहे हो, ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा क्यों? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, दुनिया में जब भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो वह पक्का ट्रांजिशन स्टेट के साथ ही बनेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ सारी की सारी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में, कि आखिरकार हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से दर्शाने वाले हैं। तो मान लो मैं इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में यहाँ पर इस तरफ क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन में इस तरफ हमारे पास ये जो फॉर्म हुआ है ये क्या है, प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी है। अब आप बोलोगे सर कि आखिरकार ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है। तो जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने यहाँ पर एक इस तरीके से जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वो पढ़ा होगा। एक्चुअली कोई भी रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस रिएक्शन के प्रोग्रेस का एनर्जी के साथ, वह एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाती है। तो इसको अगर बनाऊं मैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो इस कोऑर्डिनेट पे मैं एनर्जी रखूंगा, और इस कोऑर्डिनेट पे मैं रिएक्शन प्रोग्रेस की बात करूंगा। अब आप ध्यान से देखते जाइए सारे कॉन्सेप्ट्स को। ये हमारे पास तरीका हो गया। अब होता क्या है, आपके पास रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है रिएक्टेंट के बाद सबसे पहले खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो इतनी एनर्जी है, ये देखो बहुत डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर बस मैं काम का आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा सकूँ। अरे हर कोई पढ़ाता है, कार्बोटाइन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, रिएक्शंस में कहाँ यूज होता है, लेकिन आखिरकार ये कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ से हुआ, हम उस बात की सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में ये एनर्जी इतनी है तो हम बोलेंगे इसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि ऑलरेडी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से प्रेजेंट होगी। अब आप खुद बताओ, ये अगर इतनी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है तो मैं इसको रिएक्टेंट को दर्शाता हूं R से, और मैं जो प्रोडक्ट है उसको दर्शाऊंगा P से। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ R इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब मुझे खुद बताओ, अगर ये रिएक्टेंट है और इसमें आपको पुरानी बॉन्ड तोड़नी है, मतलब सिंपल सी बात है, रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो बॉन्ड टूटती हैं और एक बॉन्ड फॉर्म होती हैं। तो रिएक्टेंट साइड क्या होंगी, बॉन्ड टूटेंगी। तो हम बोलेंगे जब बॉन्ड टूटेंगी तो यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं सारी बातें लिखता हूँ। रिएक्टेंट में क्या होंगी, बॉन्ड टूटेंगी। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो आपको इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो मान लो समथिंग आपके पास पहले कितनी एनर्जी है, कुछ x किलो जूल पर मोल एनर्जी मान लो, और अगर आप इसको और एनर्जी दोगे तो ये x प्लस होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो आपके पास कर्व होगा ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। क्या आपको रीजन आ रहा है समझ में कि कर्व ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हो बॉन्ड तोड़ने के लिए। जब आप इसको एनर्जी इस तरीके से दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से यह एक मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट गेन कर लेगा, और फिर यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें समझानी है। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया और यहाँ पर इस जगह क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो सबसे पहली बात ये समझानी है, ये जो मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है इसी स्टेट को बोलते हैं हम
ट्रांजिशन स्टेट, इसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट। अब आप बोलोगे सर हमें एक और बात समझ में आ रही है कि यहां से यहां तक जाने की कोई ना कोई पक्का एनर्जी होगी, बिल्कुल, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारे के सारे टर्म केमिकल काइनेटिक्स के हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वह एनर्जी जो कि कम से कम रिएक्टेंट को देनी पड़ती है एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के लिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर आप इन दोनों के एनर्जी गैप की बात करोगे तो यहाँ पर अगर आपसे मैं डेल्टा एच की बात करता हूँ तो मुझे बताना डेल्टा एच क्या होता है? एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू, तो आप बोलोगे सर ये जो डेल्टा एच है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव अच्छे से दर्शा रहा है ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पर रिलीज एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा ही होती है। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप ट्रांजिशन स्टेट का समझाओ, ये ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं इस ही रिएक्शन में समझाना चाहता हूं तो ऐसे समझाऊंगा। देखो आपके पास ए और ए इस तरीके से था, बात समझ में आ रही है? आपके पास यहां पर इस तरीके से बी और बी था। तो एक्चुअली होता क्या है, यहां पर जब दोनों ही मिलते हैं आकर, तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो देखो जो पुराना बॉन्ड है वो टूटता है, पुराना जो बॉन्ड है वो क्या करता है? टूटता है, और यहां पर क्या होता है? नया बॉन्ड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस बात की बात करूंगा तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। और मुझे ट्रांजिशन स्टेट में क्या समझ में आ रहा है? मुझे ट्रांजिशन स्टेट में ये समझ में आ रहा है यहां पर बॉन्ड क्या कर रहा है? ब्रेक। यहां पर भी बॉन्ड क्या कर रहा है? ब्रेक। यहां पर क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म। यहां पर भी क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जहां पर न्यू बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है साइमल्टेनियसली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली वाला, एक साथ। मतलब हर बार नए बॉन्ड क्या करेंगे? बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन एक साथ होना चाहिए। उस स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। या आप ऐसे देख लो, ये जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये तो आपका हो गया केस 1 जो मैंने आपसे बना लिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो हो जाए वो रिएक्टेंट के मुकाबले ज्यादा रहे, यहां तो कम है, तो जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूं तो हमारे पास ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन प्रोग्रेस है, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, ऐसे। इस वाले केस में फिर से भाई ये है रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या है आपके पास? प्रोडक्ट। ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट। अब तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इसका मतलब ही होता है जहां पर पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं एक साथ। अगर ये बात आप सबको समझ में आ रही है तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अगर मैं इन दोनों के एनर्जी की बात करता हूं तो यहाँ पर डेल्टा एच की बात करूंगा, तो मुझे बताइए डेल्टा एच क्या आएगा? अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो ना। HP माइनस HR होता है, ये टर्म थर्मोडायनेमिक्स का है, एंथैल्पी चेंज। अब आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो अगर ये थर्मोडायनेमिक्स है तो ये नेगेटिव आ गया यहाँ पर HP माइनस HR, क्योंकि सर HP इज ग्रेटर देन HR। और आपको पता है जब ऐसा हो जाएगा तो आपके पास इस वाले में नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाले में क्या होगा? डेल्टा H आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले में डेल्टा H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर HP माइनस HR होता है, लेकिन इस वाले केस में हम बोलेंगे, देखो ध्यान से,
HP का कम है और HR का ज़्यादा है, तब जाके ये नेगेटिव टर्म आ रहा है। आप खुद देखो ना, यहाँ पर देख सकते हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है। ऐसे ही इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे HP इज ग्रेटर देन HR, जिसकी वजह से पॉजिटिव आएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें दो काम हो सकते हैं, या तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड हो सकती है। जो रिलीज्ड एनर्जी होगी तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या सबको ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि सर यदि सिंगल स्टेप रिएक्शन ना हो और वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाए तो आखिरकार वहां पर किस तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने मल्टी स्टेप रिएक्शन की। देखो, अगर मैं आपसे मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है सर, नाम ही में आ रहा है एक से ज़्यादा स्टेप। मतलब यदि कोई रिएक्शन हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास कुछ इस तरीके से A2 है, या A2 को मैं ऐसे दर्शा सकता हूं, ठीक है। तो A2 से यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, 2A का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, और फिर यहाँ पर क्या है, A प्लस B2 है। B2 को मैं ऐसे दिखाऊंगा, और यहाँ से फॉर्मेशन होगा AB बॉन्ड का और प्लस B, और लास्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा A प्लस B गिव्स AB। ये हमारे पास एक 3 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। अब हमें इस रिएक्शन को एनालाइज करना है और हमें इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन तीनों ही स्टेप में सबके कोई ना कोई पक्का ट्रांजिशन स्टेट होंगे, क्योंकि देखो यहाँ से ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो आप हर एक स्टेप को सिंगल स्टेप रिएक्शन की तरह ट्रीट करो। सबसे पहले दिमाग में जितने भी आपको स्टेप दिख रहे हैं उनको हर एक स्टेप को सिंगल स्टेप रिएक्शन की तरह ट्रीट करोगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेंगे, तो आप बोलोगे सर इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ A और A के बीच में बॉन्ड टूट रही है, बिल्कुल। तो अगर A और A के बीच में बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, क्योंकि A और A के बीच में बॉन्ड टूटेगी तो यही तो ट्रांजिशन स्टेट होगा, मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगा, जहाँ पर पुरानी बॉन्ड टूटेंगी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, AB के बीच में बॉन्ड बन रहा है और B के बीच में टूट रहा है। इसका ट्रांजिशन स्टेट देखो कैसा होगा, A और B के बीच में बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है। आप बता सकते हो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। और इस वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर A और B के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा पा रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो अगर आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ रही हैं तो अब इन्हीं बातों को आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में समझाना है। अब आप इन बातों को कैसे समझा सकते हैं, देखो अगर मैं इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरफ एनर्जी है और इस तरफ हमारे पास क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये लगातार स्टेप है, पूरा का पूरा एक के बाद एक है, तो मैं एक ही जगह दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये क्या है, R है, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रही होगी। अब अगर इससे ये बना रहा है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ एनर्जी ली होगी, सही बात है। जब ये एनर्जी ली होगी तो हम बोलेंगे सर इस तरीके से मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट गेन कर लेगा। गेन करने के बाद क्या आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया आपके पास पहला स्टेप, जितना मैं समझा रहा हूँ। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसके बाद ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो मतलब आप बोलोगे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इस वाले केस में फिर से ये हो सकता है, मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो अब आप देखो ये जो है ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 1। ऐसे ही दोबारा प्रोडक्ट बना, आप थोड़े समय के लिए प्रोडक्ट ही समझो, फिर इससे दोबारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तब AB बनेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो हम बोलेंगे ये है ट्रांजिशन स्टेट 2। उसके बाद मैं फिर बोलूँगा ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पर A और B, जब ये इस तरीके से आएगा और ये फिर इस तरीके से जाके ऐसे हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर पता नहीं है क्या कर रहा हूँ, ये कैसा डायग्राम आ गया।
आप हर एक स्टेप को समझो। देखो सबसे पहले यहां से ये बना, तो यहां से ये बना, इसको हमने बोल दिया इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से आ गया हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 1 का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको ये मान के चलूंगा, बिल्कुल, तो इसको जब मैं ये मान के लूंगा तो इसके लिए भी आएगा, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। देखो ये आ गया ट्रांजिशन स्टेट 2। ऐसे ही मैं इसको ये मान के चलूंगा तो इसके लिए मैं बोलूंगा ये आ गया ट्रांजिशन स्टेट 3। और हमें पता है जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट वाले होते हैं वही ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, इस बात को आपको अच्छे समझना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट 3 और एंड में लास्ट में अल्टीमेट यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। तो मैं यही समझाना चाहता हूं, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो उसमें सिर्फ मात्र ट्रांजिशन स्टेट होता है और वो एक ही होता है। लेकिन जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होंगी तो हम देखेंगे जितने स्टेप और रिएक्शन होती है उतने ही वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है कि नंबर ऑफ स्टेप्स इन रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स इन रिएक्शन is always equal to number of transition state। आपके पास रिएक्शन में जितने स्टेप होंगे उतने ही वहां पर ट्रांजिशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर आखिरकार ये जो बने हैं ये क्या है? यही तो आपको समझाना है, यही तो हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये जो हमारे पास बने हैं इसको हम बोल देंगे R1 और इसको हम बोल देंगे R2। और हम बोलेंगे यहाँ पर जो R1 एंड R2 हैं ये जो रिएक्शन के दौरान बने हैं, ऐसे मैं लिख रहा हूँ ध्यान समझना, जो रिएक्शन के दौरान बने हैं। रिएक्शन तो हमारी कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से, और खत्म कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन ये रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं तो हम बोलेंगे जो रिएक्शन के दौरान बने हैं इन्हीं को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। पक्की बात है, ये ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं हो सकते, ये भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं हो सकते, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, अल्टीमेट प्रोडक्ट तो ये है, फिर भी ये रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट, या इन्हीं को हम नाम देते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, या इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब हमें एक दो बातें बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहली बात हमने समझ ली कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ रिएक्शन होंगे उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूं तो दूसरी बात हमारे पास क्या होगी कि सर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट -1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जितने आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होंगे उसमें से एक कम कर दो उतना ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखो यहां पर 2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं तो पक्की बात है ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? 3। तो 3 में से अगर एक कम करोगे तो 2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो अब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो उससे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है और वहीं से रिएक्शन जाती है। जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है और ट्रांजिशन स्टेट से एक कम बनता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से मैं एक अगला ऑब्जर्वेशन और निकालूं। क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? ध्यान देखो, ऑब्जर्वेशन ये आएगा, अगर आप ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट दोनों की एनर्जी की बात करो, हम लोग यहां पर बात करते हैं दोनों की एनर्जी। मुझे बताइएगा किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है? तो आप बोलोगे सर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या है? कम है। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहां से एक लाइन बोल सकते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट, मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। और इसी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मेटा स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। आपको आराम से दिख रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से रिएक्टिव इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। यही वो रीजन है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उसकी वजह से हम लोग इसकी कोई केमिस्ट्री स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये एक मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, अभी भी मैंने बात किया। ये क्या है? मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, मैक्सिमम
हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, और अगर ये मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है तो हम बोलेंगे इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जिसकी वजह से हम इसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते। और अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं तो ट्रांजिशन स्टेट 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको सोचो कितना छोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होते हैं। लेकिन सर वहीं पर अगर हम देखें रिएक्टिव इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होते हैं इनसे, तो हम यहाँ से एक पॉइंट और बनाएंगे। तो चलिए हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो हम अपने पॉइंट्स को चालू रखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि हमारे पास जितने स्टेप ऑफ रिएक्शन होती है उतने ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होते हैं। दूसरी बात क्या सीखी कि हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से एक कम होते हैं। फिर क्या बात सीखी कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ से एक और पॉइंट ये है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको सेपरेट किया जा सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेपरेट ड्यूरिंग रिएक्शन। तो मिक्सचर होगा हमारे पास, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वहीं पर ट्रांजिशन स्टेट की कोई स्टडी होती ही नहीं है एज सच। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगला पॉइंट ये है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉलो रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, फॉलो रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जो बातें जैसे ऑक्टेट वगैरह हो गया, या फिर जो भी ये बातें हैं नॉर्मल होती हैं जो कोई भी केमिकल कंपाउंड बताता है, वही ये सारी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी बातें फॉलो करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो गई। अब यहाँ से हम अपनी डेफिनेशन तैयार करते हैं। तो हमारे पास अब दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है सबसे पहला ट्रांजिशन स्टेट और एक है हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ पर बात करूँगा तो आप क्या बोलोगे, सर ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है इन एनी स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी स्टेप होता है जो केमिकल रिएक्शन का, उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है वही ट्रांजिशन स्टेट होता है, जहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होती हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होती हैं साइमल्टेनियसली। ये इसकी डेफिनेशन बन के आ गई है। और जिसकी ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इन एनी सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन। अब अगर वहीं पर मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करता हूँ, आप बोलोगे ये क्या होता है हमारे पास, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म्ड भी होते हैं और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बिफोर कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि वहां पर बन गए, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो एक बात तो हमें ये समझनी है कि जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं, और दूसरी बात हमें ये समझनी है कि ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कर्व से ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं कि चलो सर ये हमारे पास एक 3 स्टेप रिएक्शन थी, अगर मैं 4 स्टेप रिएक्शन की बात करता और मैं आपसे पूछता, बताइए सबसे पहली बात कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, तो आप बोलोगे सर जितने नंबर ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शंस होते हैं उतने ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, तो 4 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। अब मैं पूछूं कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे, तो आप बोलोगे हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से एक कम कर दो वही रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तो आप बोलोगे 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ोगे, आपसे मैं पूछूं ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, आप बोलोगे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी कम होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। बस इस तरीके से आपकी सारी कहानी चलने वाली है। मतलब जो भी आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को लेके लोचा था, जो भी कुछ दिक्कतें थी, वो सारी मैंने खत्म कर दी हैं। बहुत ध्यान से अच्छे समझिए, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो सिर्फ वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का ही फॉर्मेशन होता है, और जब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट के साथ साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट भी पक्का बनता ही बनता है। ठीक, ये वाली पूरी बात हो गई। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो मेनली क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि हम लोग इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सेपरेट भी कर सकते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को भी फॉलो करते हैं। तो अब हम इनकी एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट या टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की, आखिरकार हम कौन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो मैं अगर टाइप्स में बात करता हूं तो हमारे पास टाइप्स को हम लोग 2 पार्ट से पढ़ने वाले हैं। एक जो सबसे पहला पार्ट होगा जो बेसिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो कि आपके IIT JEE नीट लेवल तक काम आने वाले हैं,
और एडवांस और IIT का एक हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला हमारे पास होता है कार्बोकैटायन, ये तो बहुत फेमस होता है जिसको मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में भी समझाया था। दूसरा होता है हमारे पास कार्ब अनायन। अब हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये कैसे दिखते हैं, क्या हैं, और थोड़े बहुत तो मैंने आपके इसके बारे में बातें इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान कर भी रखी हैं। फिर होता है कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास हो गए। अब एक सेट जो होता है वो हमारे पास होगा नंबर 4 पे कार्बीन, नाइट्रीन, और फिर लास्ट में एक हमारे पास होता है बेंजाइन। ये हमारे पास कुछ मिसलेनियस होते हैं जो कि आपको ज़्यादातर नॉर्मल केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये थोड़ा सा आप एडवांस्ड केमिस्ट्री का पार्ट समझ सकते हो, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर आपको पता होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर हाई लेवल पर आते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है वो मेनली JEE एडवांस इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मैं बोलूँ तो IIT JAM का तो ये टॉपिक ही है। एक्चुअली यहाँ से तो IIT JAM की शुरुआत ही होती है, ठीक है। और ये वाले आपको पता ही है कि ये तो भैया ऐसे कि पढ़ने ही पढ़ने हैं, एकदम मतलब बेसिक वाली बात है। अब मैं जब भी बेसिक बोलता हूँ उसका मतलब आप बेसिक मत समझ लिया करो कि एकदम मतलब गया गुजरा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो आपके पास कार्बोकैटायन होता है। लगभग आपकी केमिस्ट्री की जो 40% रिएक्शंस होती हैं वो कार्बोकैटायन में ही खत्म हो जाती हैं। अगर आपको कार्बोकैटायन अच्छे से समझ में आ गया तो आप बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ समझ चुके हो, ठीक है। अब ये बातें हमने कर चुकी, हम अपने इस सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। एक तो मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट की, और एक मैं जो चल रहा है अपना सीक्वेंस वाला उसमें डाल दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन का डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। बाकी सारे ऑलरेडी पहले से लेक्चर बने हुए हैं, वो सब प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और आप ध्यान दीजिएगा, सारे ही लेक्चर्स देखने हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं और जो इस सीरीज को देख रहे हैं उसको पक्का ये सब कुछ देखना है। कार्बोनाइन देखना है, कार्बन फ्री रेडिकल देखना है, कार्बीन देखना है, नाइट्रीन देखना है, बेंजाइन देखना है, सब कुछ देखना है। आप बोलोगे सर हम नीट और IIT की ये भी देखना है, कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ लो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर हम बात कर सकते हैं बॉन्ड क्लीवेज। देखो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एक होती है बॉन्ड ब्रेकिंग हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग, और एक होती है होमोलिटिक ब्रेकिंग। तो सबसे पहले एक बात करेंगे हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, इसको बॉन्ड फिजन भी कहा जाता है, और एक बात करेंगे हम हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखो बहुत आसान है। अगर मैं इनका मेन बेसिस ऑफ डिफरेंस बताऊं तो सिंपल सा ये है कि यदि हमारे पास सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन शेड हैं वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 2a डॉट। मतलब आपको कुछ फ्री रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप बचपन में हो, छोटी क्लासेस में हो, तो मैं समझा सकता हूँ यहाँ पर जो डेल्टा EN है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, जिसकी वजह से इनमें कैसा होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा अच्छे समझोगे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर रीजन होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो सकते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मतलब ये कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले एक होता है हीट। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का तरीका है। H स्टैंड फॉर होता है हीट, और हीट को ही आप बोल सकते हो थर्मोलिसिस या फिर पायरोलिसिस। ये सब हम डिटेल में पूरी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 600-700 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है बहुत। E स्टैंड फॉर है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करवाता है। और इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, एक तो या तो आर्क के माध्यम से और एक इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से। फिर एक L होता है, L स्टैंड फॉर होता है लाइट। देखो ये जो हीट होती है इसको बोलते हैं थर्मोलिसिस कंडीशन, और इसको हम बोलते हैं लाइट को फोटोलिसिस। फोटोकेमिकल कंडीशन हम सुनूंगा फोटोलिसिस।
P स्टैंड फॉर होता है परऑक्साइड। तो परऑक्साइड होता है जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है, तो इसको हम परऑक्साइड बोलेंगे, एल्काइल परऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही R हमारे पास होते हैं रेडिकल इनिशिएटर्स। अब रेडिकल इनिशिएटर्स की अगर मैं बात कर ही रहा हूं तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है AIBN, एजोबिस आइसोब्यूटारोनाइट्राइल। एजोबिस आइसोब्यूटारोनाइट्राइल। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, Me यहाँ पर CN, N डबल बॉन्ड N, C, Me और यहाँ पर CN। तो ये जो बॉन्ड होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, इसको बोलते हैं हम लोग एजो बॉन्ड। तो बहुत ही फेमस रेडिकल इनिशिएटर होता है जो रेडिकल का फॉर्म करता है, या फिर O2 की भी बात हम कभी कभी करते हैं, रेडिकल बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से, ये जो तरीका होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका होता है, और ये जो तरीका होता है ये, बोलिए जल्दी से, 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखाने का तरीका होता है। इसको फिश हुक भी बोलते हैं। तो जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, और इस N2 का बाहर निकलना ही इसका ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाने का, और इस वाले केस में यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑल अबाउट होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात करते हैं तो हमारे पास A और B है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और हम बोलेंगे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन A। ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर A पर आ जाएगा पॉजिटिव और B पर आ जाएगा नेगेटिव। तो एक्चुअली यहाँ से क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, और हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और अगर मैं अच्छे से बताऊं तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास कार्बोकेटाइन और कार्ब अनाइन का फॉर्मेशन होता है। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, कार्बोनाइन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। और मेनली इसको जो फेवर करता है, फेवरेबल करता है, वो पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा फेवर करते हैं। बाकी तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कहाँ कहाँ पर कार्बोकेटाइन, कहाँ पे कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कि किस तरीके से हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्पीड की डेफिनेशंस में डिफरेंस क्लियर हुआ। उसके बाद हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट को अलग से निकाला और उसकी स्टडी करना स्टार्ट की। ये हमारे पास सारे के सारे टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन से स्टार्ट करने वाले हैं, और इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस वाले में आपके पास 2 तरह से बॉन्ड फिजन होते हैं, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही होता है। ठीक है, ये हमारी कहानी थी। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।